नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश के बजट के साथ साथ प्रदेशों में भी बजट की तैयारी हो रही है और राजस्थान के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी अब बजट की तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजस्थान के बजट में इस बार आम आदमी को क्या कुछ मिलेगा, जब ये सवाल उठ रहा है तो बातें इस तरह की भी सामने आ रही हैं कि सरकार ने सब्सिडी का खर्चा बढ़ाया है, लोन लिया है जो है वो भी बढ़ा है, उधारी बढ़ी है, लेकिन सरकार के रेवेन्यू में इजाफा उस तादाद में नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार बजट में क्या कुछ प्रावधान करेगी जिससे इन तमाम जो आर्थिक समीकरण हैं उनसे पार पाए। हमारे साथ आरपी विजय, जो कि खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजेंद्र भानावत जी हैं जो कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं और करीब से पूरी व्यवस्था को आपने देखा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी विजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है कि राजस्व कम हुआ है और खर्च बढ़ा है? सरकार के पास सब्सिडी में जितना पैसा गया, उधारी जो है वो भी बढ़ी है। कितनी सच्चाई है सरकार की सब्सिडी में? क्या वाकई में चुनावी साल था इसलिए इस तरह की जो चर्चाएं हो रही हैं, इनमें कोई सच्चाई है? देखो मीना जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। आपकी बात में कुछ सच्चाई है। आप जो बात कर रही है कि नो डाउट इस बार जो हमारे पास कलेक्शन के जो फिगर है, रेवेन्यूज जो है, वो डेफिनेटली कम हो रही है। बट उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अभी स्टेट के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं रह गई है। जीएसटी आने के बाद में कोई टैक्स लगाने के लिए सिर्फ वेट के ऊपर आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो आप सभी को पता है कि वेट के अंदर तो रेट घटाने की बातें होती है, बढ़ाने की बात नहीं होती है। तो हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स नहीं है जिससे हम ये काम कर सके। बाकी छोटी छोटी रेवेन्यू है, अब ले दे करके हमारे पास केंद्र का हिस्सा आता है या हमारे स्टेट जीएसटी का हिस्सा आता है और प्लस स्टैंप ड्यूटी वगैरह है और माइंस वगैरह का है। तो बहुत बड़ा हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे हमारी रेवेन्यू बढ़ सके। तो अभी क्या है कि हमको क्या करना है, अपनी सब्सिडी जो भी है हम जो दे रहे हैं, जो ऑलरेडी घोषित कर रखी है, उनका पालन कर रहे हैं। इस वजह से हमारे पर ये बर्डन बढ़ा है सब्सिडी का। नो डाउट आप जो कह रही है कि सब्सिडी जो बढ़ाई गई है उससे नो डाउट हमारे राज्य के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आया है। बट हमको सबको मिलकर के सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में क्या होता है, सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो और चाहे दूसरी पार्टी, वो आजकल हर जगह यही चल रहा है कि वो सब्सिडी पे जोर दे रहे हैं। मैं कहता हूँ सब्सिडी को धीरे धीरे खत्म करना चाहिए और आने वाले टाइम में किस तरीके से रेवेन्यू का सोर्स बढ़ाया जाए और किस तरीके से हम उनको सामर्थ्य बनाया जा सके। आज की तारीख में हर जगह हम रेवेन्यू बांट रहे हैं, सब्सिडियां बांट रहे हैं। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ कि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि हमको हमारे साधन जुटाने पड़ेंगे और धीरे धीरे हमको साधनों को कंट्रोल करके इस तरीके से करना पड़ेगा कि हम हमारे जो युवा है, चाहे किसान है, जो भी है, उनको सामर्थ्य बनाना पड़ेगा, हमको सपोर्ट देना पड़ेगा। बट उनकी पैदावार बढ़ाओ, जैसे किसान की पैदावार बढ़ाने के लिए हम काम कर सकते हैं। हर बार लोन वेवर की बात करते हैं, हम कहते हैं लोन वेवर मत करो, उससे क्या होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। हम ये कहते हैं कि उनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, वो उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। युवाओं को किस तरीके से रोजगार दिया जा सके, उसके बारे में हमको बात करनी पड़ेगी। तो मेरा उद्देश्य, हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि आपको जैसे स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, आज युवा अगर स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो पहली बात तो वो रोजगार नहीं मांगेगा। वो युवा कम से कम भी आपको 25 से 50 100 आदमी तक को रोजगार देगा। तो आज की तारीख में जो समस्या है ना, इनका निराकरण हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि आज की तारीख में अगर आप इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, जैसे मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ, इंडस्ट्री के लिए आज आपके पास जमीन इतनी महंगी हो गई कि आप नहीं लगा सकते हो। मैं हमेशा हर केंद्र पे जाकर के ये बात कहता हूँ कि भैया ये इंडस्ट्री को है ना, आप उस लेवल पे ले जाओ, ग्रामीण लेवल पे। ग्रामीण लेवल पे ले जाने से आपका क्या होगा कि उन आदमी को रोजगार मिलेगा, युवाओं को लोकल रोजगार मिलेगा, उनका जो पलायन जो शहरों की तरफ हो रहा है वो रुक जाएगा, आपकी लैंड की कॉस्ट कम हो जाएगी, आपके प्रोडक्ट भी जो वहां का रॉ मटेरियल है वो भी काम आ जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आज की तारीख में जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रामीण प्रवेश में भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको इस तरीके से रेवेन्यू बढ़ा करके ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ेगी अगर आप इस तरीके के साधन बचाएंगे। कि हमारी जो सब्सिडीज हम जो दे रहे हैं, युवाओं को भी बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, उनके लिए हमको इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए कि वो रोजगार लगाएं, स्टार्टअप लगाएं। और नो डाउट स्टार्टअप बहुत अच्छे हैं, 2,36,000 स्टार्टअप आज की तारीख में है। उनमें से 119 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का अर्थ होता है $1 बिलियन। उनका वैल्यूएशन अगर है तो वो यूनिकॉर्न कहलाता है।
तो सरकार इस पे काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है, बट फिर भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आज जी की तारीख में हमको जरूरत है, सरकार को भी जरूरत है, और सरकार डेफिनेटली कोई ना कोई काम करेगी। सरकार ये तो देखो रेवड़ियां बांटने वाला काम आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा उसको कम करना चाहिए, जहां जरूरत हो वहां काम करना चाहिए, और रोजगार के साधन बढ़ा करके हमारे रेवेन्यू को बढ़ाना हमारा मेन ध्येय होना चाहिए। हर सरकार जी का काम ये होना चाहिए। पैसा देखो, क्या जी बजट तो बनेगा, अगर हम्म आपका पैसा रेवेन्यू से नहीं आएगा, आपकी खुद की रेवेन्यू नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे? बोरोइंग जी करेंगे। तो जी बोरोइंग भी अगर लिमिट में है, अभी जी तक राजस्थान सरकार की बोरोइंग जो 2024-25 का है, उसके अंदर जो लगाया है उन्होंने, जो हमारा डेफिसिट है वो 3.9% है, तो ऐसा बहुत बड़ा डेफिसिट नहीं है, और वो हम्म कवर के अंदर है। उससे पहले 2023-24 में डेफिनेटली ठीक है ज्यादा था, ठीक और है अभी ठीक है। फिगर आने बाकी है, आरपी वो विजय जी, आरपी विजय जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक अच्छी बात ये लगी कि बहुत ईमानदारी से आपने स्वीकार किया कि अच्छी स्थिति सरकार की नहीं है। आपने ये भी स्वीकार किया मैंने कि ये नहीं कहा सरकार ने मैडम, मैंने अच्छी सरकार की बात नहीं है, मैंने ये कहा आपको सरकार की अच्छी की बुरी की बात तो अभी फिगर आ जाने दो, बट मेरा कहने का अर्थ ये है कि सभी सरकारों को मिलकर, मैंने एक की बात नहीं करी है, ना राजस्थान सरकार की बात करी है, मैं एक है, मैं बीजेपी के हिसाब से बात नहीं कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। ये चीजें होनी चाहिए कि किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को, नहीं तो आने वाले टाइम में सब्सिडीज हमको उस लेवल पे ले जाएगी जो हालत आपके बांग्लादेश की हुई है, जो ब्रह्मा की हुई जी है, जो आपकी जी श्रीलंका की हुई है, जो पाकिस्तान की हुई है, उससे ज्यादा बदतर स्थिति हमारे, अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे तो ये हो जाएगी। और हो मेरे जो जाएगी। हमारे बहुत बहुत प्रशासनिक अधिकारी बहुत है वो भी इंपॉर्टेंट जानते हैं। बात, बहुत अलार्मिंग बात यहाँ पर आरपी विजय जी ने रखी है। अगर ऐसी स्थिति होने की संभावनाएं नजर आती हैं बीजेपी के प्रवक्ता को, तो बीजेपी की सरकार को सोचना भी चाहिए। राजेंद्र भानावत जी, सवाल यह है कि केंद्र में भी और राज्य में भी डबल इंजन की सरकार इस वक्त है। रेवेन्यू सरकार का बढ़े, सरकार की अभी की फंक्शनिंग जो है, पिछला बजट और नए बजट के बीच का जो काम है, कैबिनेट मंत्रियों से लेकर पूरी मशीनरी का, क्या लगता है आपको कहाँ दुरुस्त करने की जरूरत है? अ, देखिए मीना जी, विजय जी ने मूल बात तो बिल्कुल ठीक कही है, होना भी यही चाहिए कि उन कामों पर खर्च करना चाहिए जो आवश्यक हो, और उन कामों पर खर्च बचाना चाहिए जो अनावश्यक काम है। तो लेकिन हम देखते ये हैं कि सरकार, चाहे जैसा उन्होंने खुद ने भी कहा, बात सही है कि पार्टी कोई सी भी हो, लोग लुभावनी घोषणाएं करने से अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। उसमें ये भूल जाती हैं कई बार कि किसको तो उस आवश्यकता है उस मदद की, किसको नहीं है। जहां तक सब्सिडीज की बात है, ये देखना पड़ेगा क्या जो व्यक्ति उसको या तो उसकी आमदनी बढ़े, दो ही तरीके देखे तो, या तो लोगों की आय बढ़ेगी तो जो भी मार्केट रेट वो सिर्फ चीजें खरीद के आगे कंज्यूम कर सकता है, अपना काम चला सकता है। लेकिन जब महंगाई अधिक होगी, आमदनी के साधन कम होंगे लोगों के, और विशेष रूप से जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, या जो जो नहीं कर सकते हैं, रोजगार नहीं है, या जिनके पास आय के साधन कम है, दैनिक मजदूरी करते हैं, छोटा मोटा अपना रोजगार करते हैं, उनके लिए अगर आप मदद नहीं करेंगे किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, तो उनके लिए तो जीवन बड़ा दूभर हो जाएगा। हमें ये देखने की जरूरत है कि इसकी, अगर जैसे बिजली की मैं उदाहरण देता हूँ, बिजली की सब्सिडी है। आज जिसके पास अगर 10 लाख रुपए महीने की आमदनी है, किस बात की जरूरत है उसको बिजली के पैसे आप कम लें उससे? क्यों नहीं पूरे पैसे ले सकते हैं देने की जिसकी कैपेसिटी है? तो किसी भी अच्छी सरकार का अ, अगर थोड़ा पॉपुलिज्म से हटे थोड़ा सा, तो जो दे सकता है उससे ले, और जिसको आवश्यकता है उसकी मदद करे। ये एक मोटा एक अंडरलाइन प्रिंसिपल होना चाहिए, और वो फॉलो किया जा सकता है। जहां तक रेवेन्यू का सवाल है, अभी आप जैसे मुझे नगर 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 निगमों का जो भी टैक्स सरकार लगाती है, उसकी वसूली की स्थिति क्या है? बहुत थोड़ा परसेंटेज है जो वसूल कर पाती है। तो ये कई बार जो पॉपुलिज्म जो मैं कहता हूँ, जिसको लोकप्रियता तो नहीं कहना चाहिए, लोक लुभावन बातें जो बहुत सारी सरकारें करती है, वो नहीं कर। एक और बात कहना चाहता हूँ, देखिए, सरकार जब बजट का बहाना बनाएगी कम होने का, राजस्व कम होने का, तो उसकी मार या उसका नुकसान शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। सरकार ने आजकल बहुत अंधाधुंध बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे स्कूल खोल दिए, शिक्षक नहीं है वहां पर। तो शिक्षकों को ये कहेंगे सर बजट नहीं है इसलिए हम शिक्षक भर्ती नहीं कर सकते, कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो चाहे अलग अलग जगहों सरकारी विद्यालय हो, तो उससे फिर मजबूरी में लोगों को फिर निजी विद्यालयों में जाना पड़ता है, तो उसके ऊपर परिवार पे भार पड़ता है। ये एक तरह से चक्रव्यूह बन गया है। मेरा जी मानना ऐसा तो ये अभी है कि ठीक हो गया नेट अभी तक भी? शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मूल काम होना चाहिए सरकार को, अपनी समाज की नींव रखने का, मजबूत करने का, उस पर बजट की राजस्व की कमी का उसको नहीं हो, बल्कि उन क्षेत्रों में। अब जैसे हमने देखा अभी जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान की जो समिट हुई, उसमें कुछ
हम रोज देखते हैं, जयपुर में देखते हैं, सड़कें अच्छी खासी हैं, फिर दोबारा फिर तिबारा फिर 4 बार उन्हीं सड़कों पर खर्चा किया जाता है। तो मेरा आपसे केवल आग्रह ये सभी के सम्मुख कि जो आवश्यक काम है, मूलभूत सुविधा देने वाला काम है, उसको जरूर किया जाना चाहिए, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो। इन कामों पर तो किसी तरह का कमी नहीं करनी चाहिए। आप देख सकते हैं सरकार में बैठे जो लोग अच्छी तरह जानते हैं कहाँ कहाँ ऐसे काम हैं जिन पर हटाया जा सकता है इनको। जहां तक किसानों के लोन वेवर की बात की, तो उसमें एक बात और ये समझनी पड़ेगी कि किसानों के लोन वेवर की बात हमेशा की जाती है, लेकिन कभी ये बात नहीं की जाती कि जो बहुत अमीर लोग हैं उनके भी कितने प्रकार के सेटलमेंट कमेटीज के माध्यम से कितने कितने प्रकार से उनको लाभ पहुंचाया जाता है, वो भी देखना चाहिए। तो जो दे सके उसे लेना चाहिए, जिसको आवश्यकता है वो मिलना चाहिए, ताकि देश की राज्य की प्रगति में सभी लोग बराबर के भागीदार हों और सबका योगदान राजस्व बढ़ाने में हो। आज अधिकांश सारा जो पैसा है, जो ब्याज लिया उसको कर्जा चुकाने में निकल जाता है, कर्जा और तनख्वाह 2 में निकल जाता है, ज्यादातर खर्चा फिर जो विकास के लिए जो खर्चा बचता है वो बहुत लिमिटेड स्कोप है सरकार के पास कुछ करने का। और विजय जी ने ठीक कहा, पहले सरकार अपने सेल्स टैक्स वगैरह अपने लेवल पे लगाती थी, आजकल सारा वो तो सब चीजें जीएसटी के बाद भारत सरकार के पास है, उसका एक हिस्सा एक फॉर्मूला तय होता है उसके अनुसार मिलता है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है, अंत में एक बात जरूर कहूंगा कि हम उसको इस तरह से उपयोग करें कि देश की भावी पीढ़ी को शिक्षा और स्वास्थ्य पे किसी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़े, पोषण में नुकसान नहीं उठाना पड़े। ये करेंगे तो की जा सकती है व्यवस्था। केवल एक बचने की जरूरत है, घोषणाओं के लालच से बचने की जरूरत है अनावश्यक रूप से, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी जी, राजकुमार शर्मा जी, आपकी सरकार थी तब सब्सिडी का जो हाल था और आज की तारीख में एक साल में सरकार के पास जो रेवेन्यू आना चाहिए, सरकार का जो उधारी है वो घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए। नई सरकार है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में अब बीजेपी की सरकार है, तो कोऑर्डिनेशन भी बड़ा अच्छा है, जैसा कि कई बार ऐसा सरकार की तरफ से, सरकारी पक्ष की तरफ से क्लेम भी किया जाता है। राजकुमार जी क्योंकि इंटरनेट की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो श्याम सुंदर शर्मा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। श्याम जी, इस वक्त सरकार की जो स्थिति है, बजट में उस स्थिति का क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा हमें? देखिए, बात तो सही है क्योंकि बजट ही हमारा लेट आया था इस बार। तो इस बार तो हम बजट पूरी तरीके से खर्च करने की स्थिति में नहीं हो पाए। जो बार बार जो कहा जा रहा है कि हम, क्योंकि जब केंद्र सरकार का बजट लेट आया था तो फिर उसके बाद हमारा बजट भी लेट हुआ, तो हम उस बजट को पूरा उपयोग कर पाने में सक्षम हो नहीं पाए इस बार। ये बात हकीकत है। जिस प्रकार से हमारा घाटा जिस प्रकार से बढ़ रहा है वो चिंता का विषय। बार बार जो विजय जी कह रहे थे, देखिए वो भूल गए। देखिए, दो तरह के घाटे हैं, दोनों तरह के घाटे। अब आपने केवल परसेंटेज के हिसाब से तो घाटा दिखा दिया, लेकिन जिस प्रकार से जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा पा रहे हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ निश्चित रूप से खनिज के मामले में बहुत हम आगे हैं, लेकिन उसका हम व्यवसायीकरण कितना का कर रहे हैं। 81 खनिज हमारा निकलते हैं हमारे पास, और निकाल कितने रहे? 57 खनिज ही निकाल पा रहे हैं। तो हम जहां से अपनी रेवेन्यू उत्पादन बढ़ा सकते हैं वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। जिस प्रकार से होना चाहिए, रिफाइनरी हम कह रहे हैं कि मार्च तक शुरू कर लेंगे। अब शुरू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो अलग बात है, लेकिन क्योंकि रिफाइनरी से निश्चित रूप से उस इलाके का विकास होना संभव है। और देखिएगा, छूट देने वाली बात तो देखिएगा, हमने कहा किसानों को हम 1000 की जगह 2000 देंगे। अब क्यों देंगे? क्योंकि हमको अपनी प्रशंसा लेनी है और कहना है कि किसानों को हम खूब खुद देना चाहते हैं। जब केंद्र सरकार दे रही है 6000, तो आपको 2000 क्यों देने की जरूरत पड़ रही है? विजय जी, मुझे नहीं पता क्यों आप किसानों के बीच में अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, क्या चाहते हैं पता नहीं। देखिए कि पिछली वाली सरकार तो फ्री 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 चुनाव भी हार गई, फ्री फ्री करते हुए। सारी चीजें देने के लिए बात कह गए। वो देखिए 2 साल पहले की बात कर रहे थे, आईफोन जो दिया उन्होंने, फोन स्मार्टफोन देने की बात की, वो तो 1 साल बाद देने की बात की, और वो भी देखिए पूरे को दे ही नहीं पाए क्योंकि बजट था ही नहीं। हम तो केवल कह रहे थे दे लो, ले लो जो कुछ भी लेना है। और आज भी केंद्र सरकार हमारे, अगर 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल हर व्यक्ति 85 करोड़ लोगों को दे रही है, तो हमारी स्थिति क्या है? विजय जी, आप ये बता सकते हैं कि हम बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है। नहीं, इसलिए विजय जी ने तो बताया ना श्याम जी कि बांग्लादेश से भी ज्यादा बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ सकते हैं हम। इससे ज्यादा और क्या स्पष्ट बोलेंगे? वो अब साफ ही आप कहा उन्होंने देखिएगा कि कि हम तो, हमारी अच्छी अब स्थिति नहीं है। मीना जी, ट्रेजरी में 5 लाख का बिल पास करने के लिए सीधे तौर पर सरकार से पूछा जाता है। तो अगर आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो जो रिटायर होने वाले व्यक्तियों को
किस प्रकार से ग्रेजुएटी और उनके बकाया भुगतान कब हो रहे हैं, ये भी विजय जी स्पष्ट करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दे ही नहीं पा रहे हैं हम, क्योंकि हम कह देते कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं दे पा रहे, लेकिन क्योंकि लोक लुभावना बजट निश्चित तौर पर हमारा आएगा। देखिए हमारा नहीं 19 आएगा, आएगा तो सही सर, एक दिन के लिए तो सुर्खियां बटोर लेंगे, लेकिन उस एक दिन के बाद एक साल का जो सिलसिला चलेगा, सवाल यह है कि पिछले बजट में जो घोषणाएं हुई और इस बजट को बनाने से पहले की जो पूरी प्रक्रिया है और उन घोषणाओं पर अमल है। ऐसा तो है नहीं कि जनता जवाब जानती नहीं है या जवाबदेही सरकार की जनता के प्रति है नहीं, या जनता देख नहीं रही है। सवाल यही है राकेश वशिष्ठ जी, एक बहुत मीना जी, एक मैं बड़ा। बात कहना चाहूंगा जी कि अगर जी जीएसटी के पास सारी चीजें अधिकार चले गए तो बजट का कोई महत्व ज्यादा नहीं है, केवल लीकर और आपके पास पेट्रोलियम पे टैक्स लगाने के लिए रह गया, इसलिए बजट का कोई ज्यादा महत्व पहले नहीं रह जाता। अब डबल इंजन की सरकार कितना इंजन, बड़ा बड़ा इंजन कितना हमको दे पा रहा है, ये खुलासा तो क्योंकि बजट में जब आएगा, ये आर्थिक एनालिसिस आएगा कि केंद्र ने हमको कितना, हम मांगते थे कितना दे पाए, इसलिए निश्चित लेकिन रूप ये से डबल बात इंजन सही है राकेश वशिष्ठ जी, बहुत सारे लोगों से जब बात होती है प्रशासन से जुड़े हुए, उनका भी ये कहना है कि उनके पास बजट जो है उसकी स्वीकृति और बजट पास होने को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। पैसे, छोटे छोटे बिल, सरकार के पैसे जो है वो आ नहीं रहे हैं। सैद्धांतिक स्वीकृति मिल रही है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसा पहली बार देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने, सरकारी अफसरों ने इस तरह की भी बात की है। राजेंद्र भानावत जी और ज्यादा बेहतर ढंग से इस बात को बताएंगे कि ये बात क्यों आ रही है इस तरह की। लेकिन राकेश वशिष्ठ जी, ऐसे लिक्विडिटी की अगर किल्लत सरकार डेली बेसिस के मुद्दों पर जूझ रही है तो ये चिंता का विषय तो है। बिल्कुल, और सरकार को इस संबंध में थोड़ा सख्ती का रुख अपनाने की जरूरत है। पहले एक सिस्टम चलता था, श्याम सुंदर जी इस बात को ज्यादा बता सकते हैं। जब नई सरकार आती थी तो शुरू के 2 साल 3 साल वो अपने बजट में थोड़ी कसावट रखती थी, क्योंकि उनको कोई डर तो होता नहीं था सरकार जाने का, तो जितनी कसावट वो कर सकते थे वो कर लेते थे। लास्ट के जो दो बजट आते थे उनमें वो लोक लुभावन सारी घोषणा किया करते थे, लेकिन अब लोक लुभावन घोषणाएं इतनी सारी हो गई कि वो हमारे बजट के लिए एक कैंसर के रूप में सामने आ गई है। कई बातें तो ऐसी हैं, अब स्थिति है कि आपको राजनीति में रहना है, अपनी सरकार को बनाए रखना है, तो इन लोक लुभावन योजनाओं से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है, इसकी जरूरत है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। अब आपके यहाँ बीपीएल परिवारों का जो चल रहा है सिस्टम, वो अगर आप दोबारा से सर्वे, सरकार तो कहती है कि हमारे बीपीएल परिवारों की संख्या कम हुई है और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन सर्वेक्षण वही 20 साल पुराना चल रहा है और उसी के आधार पर वो लोग उसका लाभ ले रहे हैं। बीपीएल परिवार को बहुत लाभ मिलता है। अगर दोबारा से सर्वेक्षण हो सख्ती के साथ और जो उनके मापदंड हैं उन पर अगर अमल किया जाए तो बहुत कुछ राजस्व पर इस तरह का लीकेज को रोका जा सकता है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या इस आर्थिक स्थिति की है, जो है इनका, जो उन्होंने आपका जो कर्ज लिया है वो भी उन्होंने अपनी लिमिट बढ़ा दी, उसके आधार पर उन्होंने इस बार कर्ज लिया है, लेकिन उसके बाद भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। उसका तो एक तरीका यही है कि जो अपने पास राजस्व वसूली के जो साधन हैं, क्योंकि जीएसटी पे सारे चले गए और कुछ लिमिटेड साधन हमारे पास रह गए हैं, उसमें सख्ती के साथ उसमें अनुशासन बनाए रखते हुए और उसकी वसूली पर ध्यान दिया जाए। पेट्रोकेमिकल का जो कॉरिडोर है उसको समय सीमा के अंदर पूरा करने का काम किया जाए, उससे निश्चित रूप से राजस्थान की आर्थिक स्थिति में सुधार मिलेगा और राजस्थान को लोगों को इसका भला हो पाएगा। अब एक और समस्या आगे आने वाली है, आपके 8वां जो वेतन आयोग है वो लागू होने के बाद और ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। आज की हालत ये है कि आज हमारे भानावत जी ज्यादा बढ़िया तरीके से और विजय जी ज्यादा बढ़िया तरीके से बता सकते हैं कि राज्य कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन, इस पर राज्य का राजस्व बजट है उसका 55% चला जाता है। फिर रही सही कसारी सब्सिडी कर देती हैं, तो अपने पास जो डेवलपमेंट के जो काम है, घोषणाएं तो खूब हो जाती हैं, लेकिन क्रियान्वित कितनी हो पाती है, कितना बजट है, और उसी कारण ये सारी स्थिति पैदा होती है। अब हालत ये है कि अगर आपको सबसे जो है
इन पर अगर सख्ती की जाए और इनको जो वास्तविक जो जरूरतमंद है उनके लिए सब्सिडी फिलहाल अगर दे दी जाए और इस पर ईमानदारी से काम किया जाए तो काफी कुछ धन का रोका लीकेज को रोका जा सकता है और आर्थिक स्थिति के लिए सुधारात्मक काम हो सकता है। जी एक बात और है जी एक बात और है कि सरकारें चाहे कोई भी आ जाए उनका काम करने का शुरू में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें घोषणाएं करते हैं, लेकिन बजट में जो ये घोषणाएं करते हैं इसकी जिम्मेदारी तय कोई नहीं लेता कि हम इस समय सीमा जो बजट घोषणाएं हो रही हैं उनको अगर हम समय सीमा पर करने लग जाएं तो इस तरह की लोक लुभावन जो घोषणाएं अनावश्यक रूप से अपने वायवे लूटने के लिए सरकारें करती हैं उस पर काफी अंकुश लग सकता है। तो इसके लिए थोड़े कठोर निर्णय की जरूरत होगी और कठोर चिंतन की जरूरत होगी, तभी ये काम होता है। ठीक है। राजेंद्र भानावत जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। कांग्रेस की प्रवक्ता आज बहुत ही इंटरनेट की परेशानी से जूझ रहे हैं। आरपी विजय जी पहले कुछ बोल रहे हैं, आप बोलिए, फिर मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगा। हाँ मीना जी, मैं कह रहा था कि बेसिकली कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, पैसा तो आ जाएगा, काम के लिए कोई पैसों की कमी नहीं है किसी भी तरीके की। बट मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम अपने खुद के साधनों से पैसा जुटाएं। लोन मिल जाएगा, लोन मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, जो हमारी सीमा है उस सीमा के अंदर हम लोन ले रहे हैं और डेवलप। बट मैं ये कह रहा हूँ कि लोन लेके हम डेवलपमेंट करते हैं वो अच्छी बात है, बट अगर रेवेन्यू के लिए अगर हमको लोन लेने या लोन का पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है तो वो गलत होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लिक्विडिटी इज नॉट ए प्रॉब्लम। भारतीय जनता पार्टी के पास लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो बजट में हमने घोषणाएं करी है उसको हम निभा रहे हैं। बट आपने जो बात कही कि राजस्व की जो कमी हो रही है, कहने का पैसा तो आ रहा है, 100 रुपए आएगा, 100 रुपया खर्च होगा, या तो वो कहीं से कर्जे से आएगा या खुद के सोर्स से आएगा, दो ही चीज होती है। तो मेरा मानना यह है कि हमको उसको जितना भी है, आपके जैसे रिफाइनरीज है उसका काम बड़ा जल्दी होना चाहिए। हमारे पास बहुत बड़ी रेवेन्यू आने वाली है। हमारी जो आपने माइंस है उनको किस तरीके से अलोकेट करके, आज पुरानी सालों के 20-20, 25-25, 30-30 साल ये लीज पे होती है, लीज को रिन्यू करना चाहिए, उनकी रेट्स बढ़ानी चाहिए, करना चाहिए, सोर्स बढ़ानी चाहिए। मेरा कहने का ये है कि हम पैसा की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं, बट आरपी विजय जी, आप क्या देख रहे हैं 1 साल के कार्यकाल में सरकार के पास जो बजट अनाउंसमेंट हुए थे उनका पूरा करने के लिए पूरा पैसा है, सरकार ने किया है खर्च? देखो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने जिससे बताया है कि बेसिकली क्या है कि पहले तो बजट आपका जो आया था 8 फरवरी को, वो तो सिर्फ अनुदान के लिए आया था, उस साल के अनुदान के बाकी के पीरियड के लिए। बाकी का तो जुलाई में आया, तो जुलाई के बाद में आपको बहुत ज्यादा टाइम तो मिला नहीं। बट मैं ये मानता हूँ कि डेफिनेटली हमारा जो संकल्प पत्र है उसके हिसाब से ही हम काम कर रहे हैं और 85% वी हैव डन इट। बट कहने का अर्थ ये है कि काम करने का अर्थ ये होता है, आपने जो चर्चा जो रखी है वो रखी है कि राजस्व कहां से आएगा और कहां जाएगा। तो मेरा कहने का राजस्व तो आ जाएगा, कर्जे से भी आ जाएगा, चाहे सेंट्रल से आ जाएगा, बट हम ये चाहते हैं कि हमारा राजस्थान स्वावलंबी बने। हम यहाँ से राजकुमार जी जुड़ गए हैं, बहुत देर से जूझ रहे थे, पहले उनको ले लेते हैं। राजकुमार शर्मा जी, इस वक्त सरकार की बजट से पहले जो स्थिति है, इस बजट में आपको क्या लग रहा है, कितनी अपेक्षाएं, पब्लिक को क्या मिलेगा? मीना जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना नया बजट पेश करने जा रही है। अच्छा बजट आना चाहिए, राजस्थान के प्रत्येक वर्ग का उसमें फायदा होना चाहिए, राजस्थान आगे बढ़े, इस ओर कदम बढ़ना चाहिए। केंद्र का जो बजट आएगा और राज्य का जो बजट आएगा, निश्चित तौर पे दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अच्छा बजट आए, शिक्षा में, चिकित्सा में, रोजगार में, तमाम मुद्दों को, किसानों का, सब पहलुओं को टच करते हुए निश्चित तौर पे अच्छा बजट पेश करेंगे, ऐसी कांग्रेस पार्टी उम्मीद करती है। बहुत ही मुश्किल में है राजकुमार शर्मा जी। राजेंद्र भानावत जी, आपने सभी को सुना। इस वक्त आप अपने अधीनस्थ, आपके जो जूनियर्स रहे हैं वो भी आपको फीडबैक देते होंगे अभी जो व्यवस्था में है, कि वाकई में ये बात जो आ रही है कि सैद्धांतिक स्वीकृति हो जाती है, छोटे छोटे बिल भी पास नहीं होते, सरकार के पास पैसा नहीं है, इस तरह की चर्चाएं आ रही हैं? देखिए, ये होता है, बिल्कुल होता है। किसी का अपने सैंक्शन निकाल दी, सैंक्शन निकालने के बाद एक तरफ से एक्सेलरेटर पे पांव लगाया, दूसरा पांव आपने ब्रेक पे रख दिया। करीब करीब वो स्थिति होती है। जैसे आप कल्पना कीजिए उस गाड़ी की जिसपे एक तरफ पांव तो है एक्सेलरेटर के ऊपर, दूसरा पांव है ब्रेक के ऊपर,
जब अगर जितना कुल प्रावधान है बजट का, उसका पूरा पैसा जिस काम को पूरा करने में जितना चाहिए उतना नहीं रखेगी प्रावधान, और उस पर समय पर रिलीज नहीं करेगी पैसा, तो दो नुकसान होते हैं। एक तो उस योजना के अंतर्गत जितने भी पात्र व्यक्ति होते हैं, जो भी काम अगर कंस्ट्रक्शन का तो जितना पूरा होना चाहिए, इतने टुकड़ों में होता है काम, हर साल थोड़ा 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 पैसा रख के करता है, डिले होता है। डिले होने से उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है इतनी अधिक बढ़ जाती है, तो और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये सबका एक्सपीरियंस है। अगर अगर 1 लाख रुपए का कोई हमारे पास पैसा है और 1 लाख रुपए तक का काम स्वीकृत करें तब तक ठीक है, काम हम 10 स्वीकृत कर देंगे, प्रत्येक में 10-10 हजार दे देंगे, फिर पैसा नहीं होगा, कहते हैं सरकार से अनुमति लेके, सैंक्शन तो है, अनुमति लेके खर्च कीजिएगा बाद में। तो अनुमति लेके खर्च करने का जब कई बार रोक, जो सरकार है इंटरनली रोक लगा देती है उस पे कि बिल पास नहीं होंगे, लोगों के टाइमली पेमेंट नहीं होंगे, प्रोजेक्ट डिले होगा। तो ये एक विशेष साइकिल है, और मैं ख्याल है हमारे पैनलिस्ट बड़े अनुभवी हैं और लोग भी जानते हैं इस बात को। जितना कर सकते हैं बजट का स्पष्ट पैसे की अवेलेबिलिटी जितनी हो, उतना ही काम उस अवधि में जिसमें काम होना है अगर वो कर सकते हैं तो उसको अनाउंस करना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई योजना बनाई मान लीजिए सरकार ने, तो अगर किसी योजना के 10 करोड़ रुपए चाहिए तो सभी पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए, और प्रोविजन आपका बहुत कम है, तो फिर वो भ्रष्टाचार भी तभी होता है जब सिलेक्शन होता है, कुछ को मिल जाता है, कुछ को लाभ नहीं मिलता है, असंतोष पनपता है। हम स्कूल्स में देख रहे हैं अभी भी कई बार किसी को कुछ स्कूटी मिलनी है तो, या लैपटॉप मिलना है तो घोषणाएं तो हो गई सारी, ये होगा उसको ये होगा। अभी देखिए कॉलेजेस का आज रोज देख रहे हैं हम, मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर मतलब व्यवस्था ही नहीं पढ़ाने वालों की, स्कूल में 30-40% पोस्ट खाली पड़ी है टीचर्स की जगह जगह पर। तो ये सारे खाली स्कूल चलेंगे, खाली बिल्डिंग से स्कूल नहीं चलेंगे मीना जी, स्कूल चलेंगे और टीचर्स का पोस्टिंग से। और जी टीचर्स डॉक्टर सारे इक्विपमेंट है, सरकार में बिल्डिंग बना ली, इक्विपमेंट खरीद लिया, और वहाँ पे अगर स्टाफ नहीं है तो वो चल ही नहीं रहे इंस्ट्रूमेंट। रोज हम देख रहे हैं, मीडिया में भी आता है, वैसे भी हमारा अनुभव ये है। तो ये बात तो सही है कि जितना उनकी कैपेसिटी है, पैसा है, रेवेन्यू है, उससे कई गुना ज्यादा काम सैंक्शन कर दिए जाते हैं। तो उस कारण फिर वो काम योजनाओं की, उस समय तो आपने कहा ठीक है एक अखबार के हेडलाइंस के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो क्रियान्वित होती है वो योजना, तो अधिकारियों के पास पैसे के जब ट्रेजरी से बिल पास नहीं होते हैं या अकाउंट में पैसा नहीं होता है, तो पीडी अकाउंट पे कभी रखते थे उस पर रोक लग जाती है। कई तरह के सिस्टम इसमें होते हैं। सरकार के पास पेमेंट को रोकने के 50 तरीके हैं। कोई जी फॉर्मली आदेश निकाले न निकाले, तो ये वाला एक सामान्य है, कभी कभी सरकारों में होता है पहले वाला। और अगर पैसा की नहीं दिक्कत है तो ये होता है, लेकिन इससे नुकसान होता है कुल मिलाकर के, विलंब होता है, अनाव 3-3, 4-4 गुना पैसा खर्च होता है उसी काम के ऊपर, और असंतोष बढ़ता है। तो इसका इस लोभ से बचना चाहिए सरकार को, और घोषणा उतनी ही करनी चाहिए जितना आप उसकी उसी अवधि में पूरी कर सके उसको। ये एक मेरा जी तो बहुत दृढ़ता से मानना है। अब इसको राजनीतिक रूप से कितना ये संभव है कितना नहीं है, ये थोड़ा सा राजनीति और अर्थशास्त्र जहाँ गालमेल हो जाता है तो बड़ी राजनीति हावी हो जाती है, और अब अर्थ व्यवस्था की थोड़ी सी पीछे रह जाती है, ये बात तो है। जी 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 बिल्कुल। राकेश वशिष्ठ जी, वैसे तो आरपी विजय जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो बहुत करीब से जानते हैं इस बात को कि अर्थव्यवस्था और राजनीति का जो रिश्ता है वो कितना महीन धागे से बंधा हुआ है। लेकिन अभी तो जिम्मेदारी है सरकार की कि इस महीन धागे को ही मजबूती से कैसे प्रदेश के जनता के हितों के लिए मतलब सिलाई करने के लिए आगे बढ़ाए। तो अब ये जो स्टिचिंग होगी अब इस बजट में, एक एक कागज एक एक पन्ने पर जो लिखा जाएगा, सवाल ये है राकेश वशिष्ठ जी कि क्या कुछ इस बजट में राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री करे जिससे कि ये जो जितनी चिंताएं इस वक्त हमने चर्चा की हैं उनसे पार भी पाई जा सके और जनता को थोड़ा लगे भी कि सरकार काम कर रही है। देखिए मीना जी, इसमें सरकार के लिए सबसे आवश्यक जो बात है, जो सिस्टम यहाँ जो चला आ रहा है उसमें थोड़ी तब्दीली करने की जरूरत है। एक्सपेंडिचर के टाइम बाउंड अगर एक्सपेंडिचर को तय कर दिया जाए तो काफी रोका जा सकता है। हमारे भानावत जी को तो खूब समझते होंगे कि मार्च के महीने में क्या आपाधापी होती है खर्चे को लेकर के, आपके फर्जी बिल लगते हैं और फिर सरकार को उस पर रोक लगानी पड़ती है, क्योंकि जो बजट होता है वो 11 महीने तो खर्च ही नहीं करते वो, और खर्च करने का जब लास्ट मंथ आता है तो उसमें जो है जो जितने भी गलत तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं उस तरह के बिल बनाए जाते हैं, सारा काम होता है। ये एक लीकेज है, इसकी जरूरत है। अब जहां तक मैं एक बात से तो सहमत हूं कि इनके विजय साहब की कि सरकार लोक भवन योजनाएं घोषित करेगी और उसको पूरा करने में भी सक्षम है।
क्योंकि केंद्र सरकार से इनको भरोसा है कि वहां से इनको पैसा मिल सकता है, आर्थिक सहयोग मिल सकता है। वो किस रूप में मिले ये अलग बात है। लोन लेना तो कोई अच्छी बात नहीं, बढ़ाना, क्योंकि लोन तो आप जितना लेंगे उतना ही जो आपको एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा उसका ब्याज काफी होती है, वो पैसा कट जाएगा उसमें से, तो पैसा लमसम होगा, फिर अगली बार फिर आपको करना पड़ेगा। ये सिस्टम लगातार चलता रहेगा। तो इसमें इनको सबसे बड़ी जो आवश्यकता है कि जो राजस्व में लीकेज है उसको रोकने की कोशिश की जाए और अधिक से अधिक राजस्व आपको लेने के प्रयास किए जाएं। और नए जो साधन है, अब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से राज्य के बजट में इसका असर पड़ेगा, पैसा आएगा। आपको एमओयू है उन फैक्ट्रीज को, उन संस्थाओं को एस्टेब्लिश करने में जल्दी से जल्दी समयावधि के अंदर काम किया जाए, जिससे अगर वो होंगे तो निश्चित रूप से पैसा आएगा और इसमें राज्य सरकार का राज्य का भला होगा। तो इन सब बातों पर इनको ध्यान देने की जरूरत है और अब थोड़ा इनको सख्ती की जरूरत है आपके सरकारी तंत्र के ऊपर, जिससे कि इसको रोकने के लिए, हालांकि काम काफी हो रहा है, पकड़े भी जा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन इस तरह की जरूरत के कारण ही फिर राजस्थान में ये थोड़ा तब्दीली हो सकती है, राजस्थान के लोगों का भला हो सकता है। श्याम सुंदर शर्मा जी। मैडम ये तो बात सही है कि सरकार लोक लुभाने बजट तो लाएगी, क्योंकि बिना उसके काम में नहीं चलेगा। क्योंकि कांग्रेस को जवाब देने के लिए अगर कांग्रेस की योजनाओं को मजबूरी में अभी चलाना पड़ रहा है ना, 100 यूनिट बिजली अशोक गहलोत फ्री देता था तो भजनलाल सरकार उसको रोक पाने में सक्षम नहीं। आपको रोकना चाहिए था, नए को दे ही नहीं पाए, पुरानों को आज भी सब्सिडी देने की बात कर रहे हो। तो देखिएगा, हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपको सरकार चलाने के लिए कह रहे हो कि जब विरोध करते थे आज उस विरोध को, और वही सरकार के अधिकारी हैं जो बजट बनाते थे वो अशोक गहलोत के बनाते थे, वही बना रहे हैं आपके इस भजनलाल सरकार के। कोई अंतर नहीं आया इसमें। पहले कहते थे साहब अधिकारी गड़बड़ करते हैं, अधिकारी तो वो के वही रहे, आप केवल चेहरे चेंज कौन हुए, अशोक गहलोत की जगह भजनलाल सरकार आ गई, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति में हम कैसे बढ़े और केंद्र से हम कैसे पैसा ला सके, इस पे अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि डबल इंजन की सरकार कहने के बाद भी प्रधानमंत्री जी आए थे और कह के गए थे कि भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है, और ईआरसीपी के मामले में कह के गए थे। ईआरसीपी का अभी तक खुलासा हो नहीं पाया, अब इस बजट में खुलासा करना पड़ेगा आपको। झुंझुनू, सीकर और चूरू की नई पाइपलाइन की जो बात कर रहे थे, डीपीआर बनाने की बात कर रहे थे, अभी वो उसका भी खुलासा आपको करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार क्या कह रही है, मध्य प्रदेश कैसे कह रहे हैं, तो ये सब चीजें पेचीदगी इस बजट में हमको बताना पड़ेगा कि केंद्र से हमको क्या देने वाला है और हमारे पास क्या है। तो इसलिए अंतर तो करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से बार बार जो बात आ रही है कि नए बजट में हम शिक्षा और स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य का तो अपन ने मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना लागू कर दी, हम उसके आगे जाएंगे ही नहीं, दूसरी चीज करेंगे ही नहीं। और हमने स्कूलें बंद करके 450 स्कूलें बंद करके, दिल्ली में भी उसकी आवाज उठने लगी तो 450 स्कूलें बंद करना तो ठीक है, अगर आपके पास स्टाफ नहीं तो स्कूल चला के करोगे। भानवत जी सही कह रहे थे कि आपने कॉलेज खोल दी, केवल नाम मात्र की कॉलेज खोल दिया अशोक गहलोत ने। इतनी कॉलेज खोली थी कि वहां शिक्षक नहीं है, केवल एक प्रिंसिपल के आधार पर कॉलेज चला रहे हो। तो इसलिए निश्चित रूप से उस व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। रीट की परीक्षा समय पे करा लो तो शिक्षक दे सको, क्योंकि शिक्षक है नहीं। और आप अगर शहर की स्कूलों में 3 स्कूलों के आधार पर मिडिल स्कूल चलाते हो तो फिर स्थिति पढ़ाई की क्या होती होगी, ये तो विजय जी बता सकते हैं अच्छी तरह से। ये तो कह सकते हैं कि आप बच्चों को एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन ढंग से नहीं दे पा रहे हो तो बाकी एजुकेशन भगवान भरोसे है, क्योंकि किस तरह की स्थितियां क्या है मैं कह सकता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि जिस प्रकार से 35 लाख हजार करोड़ के एमओयू, 35 लाख हजार करोड़ के एमओयू हैं, उस एमओयू को धरातल पे उतारने के लिए मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं। होना भी चाहिए कि हमारा निवेश बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमको भी कहने का अवसर मिलेगा। और देखिएगा कि जिस प्रकार से जयपुर शहर में इलेक्ट्रॉनिक बस कब आएगी, इस बार आएगी नहीं आएगी, क्योंकि बजट तो अगली वाली में घोषणा करी थी, वो विजय जी आप ला नहीं पाए, पता नहीं कहाँ रुक गई, मुझे नहीं पता कैसी स्थिति बन रही है। लेकिन आर्थिक स्थिति से हमको ये भी देखिएगा। और कह रहे थे नया बस स्टैंड शुरू करेंगे हीरापुरा में, अब वो क्यों नहीं शुरू हो पाया, विजय जी बता पाएंगे। मेट्रो का फेस जिस तरह से चलना तेजी से चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा है, ये तो विजय जी बताएंगे। तो निश्चित रूप से, और देखिए आपने देखिए कि बीच रोड में बना दी, बीआरटीएस बना दी थी, अब उसको हटा रहे हैं, तो हटाने की बात भी ठीक है। जिस प्रकार से रोड अच्छे बन रहे हैं, रोड बनने से कुछ नहीं होता कि रोड
तो आप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में खूब अच्छा रोड बन रहे हैं, चारों तरफ बन रहे हैं, लेकिन रोड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए निश्चित रूप से, जिस प्रकार से होना चाहिए। और जी आर्थिक स्थिति तो देखिएगा कि हम जी सबकी ठीक नहीं है आर्थिक स्थिति। और देखिए अभी हमने बैंक ऑफ बड़ौदा और महाराष्ट्र बैंक से कितना बड़ा लोन लेने के लिए वादा किया है। अब आपको पता है कहाँ कैसे क्या करोगे, मुझे नहीं पता कैसे चुकाओगे। चुकाने के लिए भी पैसा बहुत चाहिए हमको। और 6 लाख करोड़ का अगर हमारा अगर ऋण है, हमारा ऋण बहुत बढ़ता जा रहा है, वो बहुत चिंता का विषय है। उसको हम रीपे करने के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है। तो इस जी स्थिति में जो बार मैं कह रहा था कि रिटायर जी होने वाले को आप ग्रेच्युटी नहीं देते, ना उसके जी बकाया पैसे जी भुगतान कर रहे, तो इसका मतलब है कि आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो आप जाने वाले को कहो लेके निश्चित जाओ। रूप से आप इसीलिए जाते इसीलिए चर्चा करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं श्याम सुंदर शर्मा जी की सरकार क्या करे जिससे सरकार का रेवेन्यू बढ़े, सरकार के पास थोड़ा पैसा आए, कर्ज कम लेना पड़े, बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उन पर अमल किया जा सके। आरपी विजय जी बहुत संक्षेप में। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बेसिकली ऐसा आएगा। मैंने आपको बताया, एक तो रिफाइनरीज हमारे पास है, 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। मैं कहता हूँ ये 5 साल के लिए है, तो मैं कहता हूँ कि अगर एक साल में अगर हम 3 से 5 लाख करोड़ रुपए भी अगर हम ला सकते हैं तो उससे हमारे रोजगार बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होगी, और हमारा जो SGST है कम से कम वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। विजन हमारा है, पहला साल है, इट टेक्स टाइम लगता है हर चीज को समझने में, करने में, और जो दुरुस्ता करनी है वो कर रहे हैं हम। हमारा जो सुधार करना है वो हम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हो सकता है इस बजट के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि जो तकलीफें अभी है वो सब दूर हो जाएगी। पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं। बट आज भी हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान अपना पैसा खुद तैयार करे और उसको रिपेमेंट नहीं करना पड़े। लोन वाली व्यवस्था नहीं चाहिए हमारे को। हम चाहिए हमारे जनरेशन होनी चाहिए हमारे सोर्सेस से। उसके लिए हमारे पास माइंस है, रिफाइनरीज है, 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, वो इंडस्ट्रियां लगनी चाहिए। उनके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर भजन लाल जी दिन रात काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, BSPL, बिजली सड़क पानी और लेबर, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए जरूरी है, और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और 100% हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम काम करेंगे। पहला साल था हमारा, हो सकता है कि कुछ ना कुछ कहीं से कोई कमी रही हो, बट 100% आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार हम जो काम करेंगे, इस बार का जो बजट आएगा वो धरातल पे उतरेगा, अच्छे तरीके उतरेगा, रेवेन्यू भी हमारी बढ़ेगी। बट टाइम लगता है क्योंकि अभी हमारे जो पहला उम्मीद करते हैं आरपी विजय जी जो आप बात कह रहे हैं वो बात सही हो, और आपकी जो चिंता है, आशंका है, वो दूर हो। जिस तरह के हालात बन सकते हैं देश में उनसे बचें। राजेंद्र भानावत जी बताइए। एक बात जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि मुझे रिको में काम करने का काफी 3-1 साल तक अवसर मिला। इन्होंने BSVL का है, मैं कहता हूँ पानी बिजली सड़क और लेबर, तो एक लैंड और जोड़ दीजिए इसमें। इंडस्ट्रीज का अगर 25-30% लैंड पे खर्च करेगी तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इंडस्ट्रीज, और अब राजस्थान में बड़ी एसेट है लैंड अपने पास, आप BSPLL कर दें इसको तो ज्यादा मुझे लगता है और ठीक रह जाएगा। मानवत जी, मैंने यही बताया था कि लैंड के लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको जो इंडस्ट्रीज है ना वो उस जगह ले जानी पड़ेगी, आपको गांव में ले जानी पड़ेगी, ताकि एक तो युवाओं को रोजगार, गांव के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, और शहर की तरफ जो पलायन हो रहा है वो बच जाएगा। हमारी जो कॉस्ट आज यहाँ 1-2 लाख रुपए पर गज की है वो घट करके आपके 1000, 10,000, 2,000 में आ जाएगी। तो उससे क्या है कि हमारी कॉस्ट रिडक्शन होगी। जब कॉस्ट रिडक्शन कम होती है तो डेफिनेटली उसका फायदा सबको मिलता है। तो मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एल का मतलब लेबर एंड आप दोनों आप लैंड भी मान लो, ये मैं BSPL का अर्थ यही है। और मैं ये शुरुआत में मैंने कह दिया था कि हमको हमारे इंडस्ट्रीज को गांव में ले जाए। और मैं तो कहता हूँ कि सब क्लस्टर बना लीजिए, आपका जहां रॉ मटेरियल अवेलेबल है उस तरीके क्लस्टर बनाओ ताकि वहां की ग्रोथ हो। जैसे गंगानगर में आपके किन्नू है तो वहां पे वो करो, झालावाड़ में आपके पास संतरा है वो करो। तो हर जगह अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको कहीं पे आपको जीरा है, कहीं पे आपके ये चीजें करनी पड़ेगी हमारे को। अगर हम ये करते हैं तो उनको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और जो ये छोटी छोटी, मैं आपको बताऊं, ये जो रेवेन्यू की प्रॉब्लम नहीं है। राजकुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विपक्ष के प्रवक्ता को इतना कम समय नहीं देते हैं, हालांकि वो खुद ही आज परेशान थे। राजकुमार जी बोले। मीना जी बात अगर मजबूत हो जाए तो राजस्थान का रेवेन्यू बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा रेवेन्यू है, मैं भी कह रहा हूँ, यही बात मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है, हो रहा है काम, हो रहा है। कहना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी को लेकर दिल्ली जाइए, आपका हेलीकॉप्टर हवाई जहाज रोज जा रहा है दिल्ली।
इतना बजट लेके आइए, इतना अच्छा फायदा लेके आइए कि राजस्थान की शिक्षा मजबूत हो, चिकित्सा मजबूत हो, रिफाइनरी मजबूत हो, राजस्थान का किसान मजबूत हो, राजस्थान का प्रत्येक तबका मजबूत हो। कांग्रेस पार्टी यही चाहती है। भाषणबाजी तो बहुत कर ली, पहले जो आपने बजट पेश किए थे उन बजटों को भी अगर आप पूरा कर लेंगे तो राजस्थान का भला हो जाएगा। हम तो हमारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं सरकार को, वित्त मंत्री जी को। अब बजट कौन पेश करेगा ये पता नहीं है, मुख्यमंत्री जी करेंगे या लिख के देंगे, भाषण वो देंगे, वो तो अरे पता नहीं है। राजकुमार जी, लेकिन अच्छा प्लीज बजट आना प्लीज चाहिए। राजकुमार जी प्लीज आपको राजकुमार पता है जी, कि कौन प्लीज बजट बहुत पेश बहुत करता है शुक्रिया, इस बात बहुत को। बहुत शुक्रिया आप बट मैं सबका इस चर्चा आपको में ये शामिल जरूर होने करता के हूँ कि लिए। आने वाले लेकिन टाइम कुल में मिलाकर जो बात ये समझ में आ रही है ये आप दूर सबसे हो गया। चर्चा के बाद, वो ये कि सरकार को निश्चित रूप से अपने रेवेन्यू को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। सरकार को निश्चित रूप से अपने बजट को पूरा करने पर काम करना होगा। आज यहाँ राजस्थान में एक माहौल बना हुआ है कि सरकार के पास पैसा नहीं है अपने जरूरी कामों के लिए, अधिकारी पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं। तो उस परसेप्शन को और उस माहौल को भी ठीक करना होगा। बजट से पहले आने वाले दिनों में हम कुछ और ऐसी चर्चाएं करेंगे कि राजस्थान के बजट में क्या कुछ आने वाला है। अभी आज न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।